हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स और अभी क्लास 12th में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर्स के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो वी विल राइट इट डाउन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब। आफ्टर लर्निंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डाइपोल फील्ड, क्या होता है आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल्स ऑन द एक्सियल पॉइंट एंड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब अगर कोई भी डाइपोल लिया है और उसकी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका डेरिवेशन, या अगर हम उसकी इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका डेरिवेशन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, दैट इज टू कीप द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने डाइपोल को रख दिया। अब जब डाइपोल को रखा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, दैट वी नीड टू सी। तो वहां पे हमें टॉर्क मिलता है, तो वो टॉर्क की बात करेंगे। 6th पॉइंट है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम डाइपोल को रखेंगे और उसका जो भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, फोर्स क्या बन रहा है या वहां पे टॉर्क क्या लग रहा है, दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। देन 7th जो हमारा पॉइंट है, दैट इज अबाउट द एरिया वेक्टर। हम यहाँ पे एरिया वेक्टर की भी बात करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एक हमारा यहाँ पे 8 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो सारी हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है हमारे आज की क्लास के। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। आईपीए इंस्टीट्यूट पे अभी 3 बैचेस रनिंग में हैं। पहला सक्षम बैच, दूसरा द्रोणा, तीसरा अटल बैच। सक्षम बैच इज फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं। जो हमारा द्रोणा बैच है वो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 का जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो अटल बैच है, दैट इज फॉर दी ड्रॉपर स्टूडेंट्स। की फीचर्स की बात की जाए अगर आईपीए इंस्टीट्यूट के, तो इनका सबसे पहला की फीचर है डीआरटी, दैट इज डेली रिविजन टेस्ट। इसके अलावा डेली पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ आईपीए का एक बहुत ही अच्छा की फीचर है, दैट इज 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो इन कोर्सेज के साथ आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिलेगी जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। देन वी हैव द पेरेंट ऐप एक्सेस। आपके पेरेंट्स को भी पेरेंट ऐप का एक्सेस मिलेगा, आपको भी पेरेंट ऐप का एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपकी अटेंडेंस, टाइम टेबल, डीआरटी के मार्क्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। Then there will be a free ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो इन सारे कोर्सेज के साथ आपको मिलने वाली है। डेली डाउट रेजोल्यूशंस के साथ साथ वीकली डाउट रेजोल्यूशंस भी इन तीनों बैचेस के साथ में मिलेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 4, दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने पिछले वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें स्टार्ट कर दिया था, तो अभी मैं आप लोगों को क्विकली एक बार रिवाइज करवाऊंगी इलेक्ट्रिक डाइपोल को। उसके बाद में हम लोग इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। देखो, अगर हमने कोई भी 2 फिक्स्ड पॉइंट साइज के जो चार्जेस हैं, मतलब हमने 2 कोई चार्ज ले रखे हैं और वो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे है और एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड है,
तो इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी when two equal and opposite charges, when two equal and opposite charges when two equal and opposite charges are separated by a small distance, then we will call it an electric dipole. तो यहाँ पे दो चार्जेस गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को एक बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया है, और ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देन देयर कम्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली काम आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम पता करना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई एक डाइपोल हमारे पास प्रेजेंट है और इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि अगर इनमें से -q या +q में से किसी भी एक चार्ज को हम ले लें यहाँ पे और उसको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी हमारे पास में यहाँ पे आउटपुट आएगा दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो एग्जैक्टली काम क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो तो फिजिकल मीनिंग हो गया। अब अगर हम डिफाइन करना चाह रहे हैं तो डेफिनेशन कैसे देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की? when either charge is multiplied by a small distance, then the arrangement is known as then the product is known as electric dipole moment. Then the product is इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह देते हैं। आफ्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास में यहाँ पे है सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें ऑलरेडी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेटेड है, वो कोइंसाइड नहीं कर रहा। देखो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अब पोलर के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी पोल्स क्रिएटेड है, पॉजिटिव अलग है नेगेटिव अलग है। देन देयर कम्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स क्रिएटेड नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है। तो जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम जगह पे कोइंसाइड करता है वो तो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स नहीं कहलाए जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग हैं तो उस वाले केस में ही हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो नेचर में भी देयर आर मटीरियल्स, देयर आर सब्सटेंसेस प्रेजेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग होते हैं और ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे अगर बात की जाए एग्जाम्पल्स की तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2O। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में देयर इज सम सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे। इफ आई टॉक अबाउट HCl तो इसमें भी H+ और Cl-, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच में भी देयर इज अ सेपरेशन, ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे। देन देयर कम्स नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C2H5OH, दैट इज एल्कोहल। C2H5OH में भी कोइंसाइड नहीं करते पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दोनों अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा वी कैन टेक CH3COOH। तो दीज आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल सिचुएशन। नेचुरली ही उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेटेड है, वो एक जगह पे कोइंसाइड नहीं कर रहा। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
आफ्टर दैट देयर कम्स एन आइडियल और पॉइंट डाइपोल। देखो आइडियल और पॉइंट डाइपोल से हमारा क्या मतलब है, अगर जो दो चार्जेस हमने ले रखे हैं वो दो चार्जेस किसी जगह पे फिक्स्ड है और उनके बीच की जो डिस्टेंस हमने ली है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी है। मतलब एक हमारा माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे, मतलब अगर ये तुम लोग कैमरे में देखोगे तो ये तो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल। तो इस तरह का जो डाइपोल होता है उसे हम लोग आइडियल डाइपोल कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो सिंपली कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस से सेपरेटेड अगर हमारे दो चार्जेस होंगे देन दे विल बी नोन एज पॉइंट डाइपोल्स और यू कैन से द आइडियल डाइपोल्स। अभी जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आइडियल डाइपोल्स के केसेस भी लेंगे जिनमें जो साइज होगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट इज डाइपोल फील्ड। अब देखो डाइपोल फील्ड से हमारा क्या मतलब है, कोई भी डाइपोल है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हियर वी आर हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो इस वाले अरेंजमेंट को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला। अब अगर इसके नेट चार्ज की मैं बात करूं तो हमने जब चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो बोला था कि चार्जेस क्या होते हैं, इनका एडिशन पॉसिबल है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो जो भी एडिशन होगा वो एल्जेब्रिक ऑपरेशन से होता है। यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो माइनस Q है और जो Q2 चार्ज है वो प्लस Q है। अगर माइनस Q को प्लस Q में ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो कोई भी डाइपोल अगर हम लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल तो उसका जो नेट चार्ज आता है दैट नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो नेट चार्ज जीरो आया। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिस इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बात करोगे तुम तो दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ध्यान रखना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन मिल गया, हमें नेट चार्ज जीरो मिल गया, लेकिन इसका जो नेट फील्ड है दैट इज नॉट जीरो इफ वी कंसीडर द विक्सिनिटी इन द नियर बाय ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस के बिल्कुल पास वाला अगर एरिया है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्योंकि देखो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा वो किसकी वजह से होगा, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। तो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को ही हम कहते हैं डाइपोल फील्ड। तो डाइपोल फील्ड कुछ अलग नहीं है, चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू और प्लस क्यू का, उन्हीं दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड कह देते हैं। अगर पास का एरिया देखें तो वहां पे ये डाइपोल फील्ड ज्यादा होगा, अगर हम काफी दूर दूर तक जाते हैं तो फिर डाइपोल फील्ड कैसा हो जाता है, ये कम हो जाता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ डाइपोल फील्ड विद डिस्टेंस। देखो अभी अभी हमने कहा कि जैसे जैसे हम इस डाइपोल से दूर होते जाएंगे जो डाइपोल फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। बट वो फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे कम होगी, तो जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कुछ इस तरीके से कम होती है 1/r² से। मतलब r कौन सा, वो डिस्टेंस जो डाइपोल से तुम ले रहे हो, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, तो ये P पॉइंट यहाँ मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा, r डिस्टेंस पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इस r के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। दिस इज हाउ इट विल वेरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन डाइपोल। हम एक डाइपोल बनाएंगे और उसकी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। अब डाइपोल किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पे एक डाइपोल बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू, हियर वी हैव द प्लस क्यू।
अगर इसके एक्सियल लाइन की बात की जाए तो एक्सियल लाइन कौन सी वाली, जो इनके पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई जा रही है, इनके सेंटर्स को जो कनेक्ट करती है, दैट इज नॉन एज एक्सियल लाइन। तो हम यहाँ पे एक एक्सियल लाइन भी खींच लेते हैं। दिस इज द पॉइंट, ये जो P पॉइंट है इसे हम बोल रहे हैं एक्सियल पॉइंट, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वी आर हैविंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, -q प्लस q, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 2a के बराबर है। मिड पॉइंट से डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, तो ये वाली डिस्टेंस a आ जाएगी एंड दिस डिस्टेंस विल बी अगेन a। जो पॉइंट P हमने लिया है उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करनी है, और मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से P का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। तो ये जो हमने यहाँ पे जितने भी सिंबल्स लिए हैं, जो नोटेशंस लिए हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे कि R कौन सी वाली वैल्यू है जो मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से P पॉइंट तक जाती है। A क्या है, ये जो आधी डिस्टेंस है उसे हम A कह रहे हैं। 2a कौन सा है, -q और +q के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम 2a कह रहे हैं। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, अदरवाइज जब भी हम न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमने r क्या माना था, हमने a क्या माना था। तो फ्रॉम द कंपटीशन पर्सपेक्टिव जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें r और a का पता होना चाहिए कि हमने क्या अज्यूम किया था। अब इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन में करना क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है P पॉइंट पे। तो जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू द -q चार्ज एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू द +q चार्ज। इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। ये -q चार्ज है। देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अंदर की तरफ आता हुआ। तो अब अगर -q की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता करें तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। +q की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट है। ऑपोजिट है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पॉजिटिव लेना है और दूसरे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ध्यान रखना है। -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू kq/r²। r कौन सा, यहाँ -q से लेके P पॉइंट तक। अब ये वैल्यू कैसे पता करनी है, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस a, तो -q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई r + a। वी विल बी टेकिंग इट r + a² प्लस पॉजिटिव q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज kq/ ये टोटल डिस्टेंस r, ये a डिस्टेंस, तो r - a का स्क्वायर, तो दिस विल बी r - a²। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं हम लोग। जब सॉल्व करेंगे तो kq तो हमारा बाहर आ गया और अंदर रह गया r + a² प्लस 1/r - a का स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यूज आई। बट देखो मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो +x एक्सिस में है, दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो -x एक्सिस पे है। तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका मतलब अगर मैं इसे पॉजिटिव ले रही हूँ तो मुझे इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव लेना है। तो ये जो प्लस साइन यहाँ पे लिख रखा है, ये प्लस साइन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू -q। इसे हम लोग -q में कन्वर्ट कर देंगे, दिस विल बी, तो ये प्लस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। ये आ गया। इसे और फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। के क्यू एलसीएम ले लेंगे, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर आर माइनस ए होल स्क्वायर। और ज़्यादा सॉल्व करते हैं, देन दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar। फिर हमारे पास में ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइड बाय इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव अस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी कहाँ लगवाई है हमने, ये जो आगे वाला स्टेप है इसमें हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया है। आगे देखिए, दिस विल बिकम के क्यू। अगर मैं ये वाला ब्रैकेट हटाती हूँ यहाँ से, तो ब्रैकेट हटाते ही क्या होगा, ब्रैकेट हटाते जो ये पॉजिटिव साइन है वो सारे के सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, जिससे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास में न्यूमरेटर में क्या बच गया, माइनस 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अगर हम किसी भी एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिली है। अब देखो, जो ये वाली वैल्यू हमें मिली, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसी को थोड़ा सा रिफाइन करना चाहते हैं। मतलब इसको थोड़े चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा रिफाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या वैल्यूज आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन किसके बराबर होगा, के क्यू। अब यहाँ पे 4ar दिया हुआ है, 4ar को मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ 2a इंटू 2 इंटू आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके से लिखा, जो ऊपर लिखा है वही सेम लिखा हुआ है नीचे भी, बस हल्का सा रीअरेंजमेंट किया है। अब रीअरेंजमेंट क्यों किया है उसका कारण बता देती हूँ। रीअरेंजमेंट का कारण है, रीअरेंजमेंट का कारण है हम इसे डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो जब हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था तो मैंने बताया था कि P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a जो है दैट इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट। इसके अलावा अगर हम एक कोई आइडियल डाइपोल लेते हैं तो आइडियल डाइपोल में क्या होता है, जो दो हमारे चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो हमने लिया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है। मतलब ऐसे मान के चलो कि ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है ये हमारे कैसे हैं, ये बहुत ही छोटे हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, और जो आर डिस्टेंस हमने ले रखा है वो यहाँ पे ऐसे ले रखा है। तो इन कंपैरिजन टू आर जो ए है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये आइडियल डाइपोल का केस है कि हमारा जो आर है वो कैसा है, वो बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू ए। ये वाला केस हमने लिया। अगर ऐसी वाली सिचुएशन हमारे पास में प्रेजेंट है तो अब देखो कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कैसे चेंज हो जाएगी। इक्वेशन नंबर चेंज हो जाएगी, ई एक्सियल विल बिकम के क्यू इंटू 2a को हम p लिख देते हैं इंटू आर डिवाइड बाय, अब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो a बहुत छोटा है, बहुत छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंडीशन ले रखी है कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो जब a इतना छोटा है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है तो यहाँ पे नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम के पी आर डिवाइड बाय आर की पावर 4। ये ऊपर वाला आर इससे कटेगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो ई एक्सियल जो हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन वो मिल गया के पी अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है Kp अपॉन आर क्यू, वेयर K इज व्हाट, K है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दैट इज 1/4πε0, P क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दैट इज Q इंटू 2a, और R क्या है, R है इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दिस इज ड्यू टू द एक्सियल लाइन। अभी तक हमने एक्सियल लाइन की वजह से इसको देखा। अब आगे देखते हैं हम, इक्वेटोरियल पॉइंट कोई लिया है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो फिर से इक्वेटोरियल पॉइंट भी बनाते हैं, इधर ही बना रहे हैं हम फिर से इसको। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया -q + q, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन है वो ये रहेगी जो इसके मिड पॉइंट से जा रही है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, हम इसको यहाँ तक ऐसे बना देते हैं, वैसे मिड पॉइंट से जाएगी बट नीचे वाला मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, उसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस डिस्टेंस इज a, अगेन दिस डिस्टेंस इज a, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी मान रहे हैं हम 2a के बराबर। तो अगर मिड पॉइंट लेते हैं तो मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है P पॉइंट की जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो हम r मान के चल रहे हैं, एक्सियल पॉइंट पे भी सेम माना था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हम इसको सेम ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे P पॉइंट पे हमारे पास में ये r आ गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बराबर होगा एक तो -q चार्ज की वजह से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा +q चार्ज की वजह से। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। -q चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, -q में इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की हम डायरेक्शन लेते हैं, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये अंदर की तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर मैं q चार्ज की वजह से, पॉजिटिव q की वजह से P पॉइंट पे डायरेक्शन देखती हूँ तो वो कैसा जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो तुम डेरिवेशन गलत कर सकते हो। तो मेरी बहुत ज़्यादा तुम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन वाले कोई भी सवाल कर रहे हो, जब भी फोर्स के सुपरपोजिशन वाले कोई भी सवाल कर रहे हो, तुम डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। बिना डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखे हुए हम कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी डेरिवेशन कर रहे हैं बट एट द एंड ये डेरिवेशन भी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे ही होते हैं। तो क्वेश्चंस में भी हम लोगों को इसी तरीके से डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आंसर निकालने होते हैं। तो आप डायरेक्शंस का यहाँ बहुत ध्यान रखें, -q की वजह से डायरेक्शन इधर आया है, +q की वजह से जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आया, तो हम इस डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -q और +q की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि दोनों q चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन क्योंकि एक -q है एक पॉजिटिव q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन बदल गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये आया अगर इसे हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ऐड ऑन करने के लिए हमें वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, एक तो वेक्टर लॉ की वजह से, लॉ की से कर सकते हैं। अगर इसे मैं E1 बोलूँ, इस वाले को E2 बोलूँ, तो यहाँ पे हमें कोई रिजल्टेंट मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो एक तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, a² + b² + 2ab cos थीटा। एक हम रेजोल्यूशन के मेथड से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें वेक्टर्स रिवाइज करने पड़ेंगे जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़े थे। तो वेक्टर्स हम बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम ये इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज कर रही हूँ दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एडिशन बाय द रेजोल्यूशन। अब वेक्टर एडिशंस कैसे कर रहे हैं, रिजॉल्व करके।
ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक कंपोनेंट ऐसे वर्टिकली इधर आएगा और हॉरिजॉन्टली ये आएगा, ठीक है। अगर मैंने ये वाला एंगल थीटा ले रखा है, ये एंगल थीटा ले रखा है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। अब ये तो ये वाला क्या आ गया, E1 cos थीटा, और ये टर्म हो गई E1 sin थीटा। अब हम E2 की बात करें, E2 की बात करेंगे तो अगेन ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला हो गया E2 cos थीटा, और जो E2 का वर्टिकल कंपोनेंट है वो इधर आएगा, दिस इज E2 sin थीटा। अभी पहले भी मैंने तुम्हें बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैग्नीट्यूड सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या तुम्हें ये वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट दिख रहा है क्या? तो E1 sin थीटा क्या करेगा, E2 sin थीटा को कैंसिल आउट कर देगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। यहाँ पे तुम देखो दोनों ही नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा -E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा। अगर दोनों को ऐड करें तो -2E cos थीटा। अब मैंने 2E क्यों लिख दिया, क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम है, सेम है तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो 2E cos थीटा हो जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। R का मतलब क्या है, डिस्टेंस कितनी है, ये वाले -Q से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस पता करनी है। अगर ये वैल्यू A है, ये वाली वैल्यू R है, तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हमें ये वाली डिस्टेंस कितनी मिल गई, R² + A²। सिमिलरली यहाँ पे बेस A है, परपेंडिकुलर R है, तो अगेन हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमें वैल्यू क्या मिल गई, R² + A² का रूट। तो हमें डिस्टेंस मिल गई R² + A² और इसका रूट इनटू cos थीटा। अब cos थीटा कैसे पता करते हैं, cos थीटा के लिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे तुम। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या है, a के बराबर, h कितना है, A² + R² का रूट। तो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज A/R² + A² का रूट। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन, ठीक है। KQ/R², तो यहाँ पे स्क्वायर भी लिखना है। अब ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, अगर गलती कर दोगे तो फिर पूरा का पूरा डेरिवेशन ही खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि हम लोगों को क्या करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ई इक्वेटोरियल हम यहाँ पे पता कर रहे हैं, तो हमारे पास में ई इक्वेटोरियल क्या आ जाएगा, ई इक्वेटोरियल दिस विल बी इक्वल टू -2K × Q × A। अब देखो ये जो 2 है ना, मैं इस 2 को यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से हटा देती हूँ इसे और इसको यहाँ पे शिफ्ट करके 2A लिख देती हूँ, डिवाइड बाय, अगर स्क्वायर लगेंगे तो ये वाला जो हमारा रूट है वो तो हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या बच गया, R² + A²। यहाँ पे एक रूट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या हम इस रूट को 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इतनी वैल्यूज आ गई। अब देखो अगेन Q × 2A वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसके बराबर है, Q × 2A। अगर तुमने कोई आइडियल डाइपोल ले रखा है तो आइडियल डाइपोल में क्या होगा, ये दोनों डाइपोल बहुत छोटे छोटे से, और जो R डिस्टेंस P पॉइंट है वो यहाँ पे, तो इन कंपैरिजन टू R जो A है वो कैसा है, वो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि हम इस A को इग्नोर कर सकते हैं। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखनी है मतलब A इग्नोर हो सकता है, आप इसे सॉल्व करो, -K Q × 2A किसके बराबर, P के बराबर, डिवाइड बाय, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 1 + 1/2 किसके बराबर आ गया, 3/2 के बराबर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे R²
प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब अगर आइडियल डाइपोल है तो ये ए भी यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए, ए कैंसिल होगा तो ये आ गया माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 के बराबर। अब पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और r की पावर कितनी बच गई r क्यूब बच गई। तो यहाँ पे ई इक्विटोरियल हमें कितना मिला, हमें ई इक्विटोरियल की वैल्यू मिल गई माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू फॉर ई इक्विटोरियल, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना एक्सियल लाइन का 2 के पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे इक्विटोरियल लाइन पे आया है माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। दोनों फॉर्मूले लर्न रखना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो डायरेक्टली तुम ये फॉर्मूला पुट करोगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। यहाँ जो ये नेगेटिव साइन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि भैया तुम्हारा जो डायपोल का डायरेक्शन है वो तो कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे डायपोल का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस वाले डायरेक्शन में है, किधर की तरफ है, इधर। और वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के डायरेक्शन को ऑपोजिट बताने के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव लगाया है। बाकी इस नेगेटिव से तुम्हें डरना नहीं है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डायपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायपोल का डायरेक्शन अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंप्लीटली ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन तुम्हें दिख रहा है। चलो, तो दो फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ पे मिल गए। पहला मिला ई एक्सियल के लिए, दैट इज 2 के पी अपॉन आर क्यूब। दूसरा मिला ई इक्विटोरियल के लिए, दैट इज माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। आगे चलते हैं, आगे आता है तुम्हारे पास में कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट। अब देखो शॉर्ट डाइपोल बोला है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब हो गया ए इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू आर। तो जब वो इतना छोटा है, इसका मतलब ए को तो हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर ए को इग्नोर किया तो एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन पे हमारे पास में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है कि जो ई इक्विटोरियल है, ई इक्विटोरियल जो है दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ज्यादा लोड मत लेना उसकी। अब बात आता है ई एक्सियल का। ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 के पी अपॉन आर क्यूब। हमें इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है। देखो के पी अपॉन आर क्यूब तो दोनों में ही है, तो इसका मतलब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ई एक्सियल इज इक्वल टू, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्विटोरियल। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ई इक्विटोरियल एंड ई एक्सियल। बस ये ध्यान रखना, ट्वाइस होगा। कई बार बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं, ऐसे दिया होता है कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतना है, तो बताओ इक्विटोरियल लाइन पे कितना होगा, तो उसका हाफ कर दो। या फिर इक्विटोरियल लाइन पे डाइपोल दिया हुआ होगा और तुमसे पूछेंगे ई एक्सियल पे कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा, तो तुम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला जो एक हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आई है, ये कंडीशन क्या करेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तुम्हें कोई वैल्यूज दे रखी है, तुमने ई इक्विटोरियल निकाल लिया, फिर बोला अब ई एक्सियल भी बताओ, तो सिंपली उसको ट्वाइस कर दो। तुम वापस से पूरा का पूरा फॉर्मूला मत लगाना, फिर से पूरा प्रोसेस मत समझाना, वहां पे जस्ट ट्वाइस कर देना। अगर एक्सियल चाहिए तो इक्विटोरियल चाहिए तो एक्सियल को डिवाइड कर देना, 2 से आधा कर देना। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट ई एक्सियल एंड ई इक्विटोरियल। दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा तो दूसरा निकालना इजी रहेगा। सो दिस इज द कंपैरिजन। नेक्स्ट वी हैव टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आखिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उस पे क्या क्या चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है, तो उसको देखेंगे। इसको देखने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। इधर बनाते हैं डायग्राम।
हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं यहाँ पे, दीज डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। डायरेक्शन किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता है, डाइपोल का डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे। यहाँ पे एंगल थीटा बना दो, और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो ये डाइपोल रखा हुआ है यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बताना है कि भैया अब बताओ कि इस पे क्या इफेक्ट आएगा इफ वी हैव केप्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दोनों के बीच की माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस है वो 2a के बराबर है। आधी डिस्टेंस लोगे तो a के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QE। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो मतलब यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे भी एक फोर्स लग रहा होगा। अब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा वो कैसे लगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगा। दिस इज द फोर्स F दैट इज इक्वल टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस माइनस क्यू वाले पे भी एक फोर्स लगेगा। माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो किधर की तरफ लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा। F इज इक्वल टू माइनस QE वेक्टर। तो दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं कि यहाँ पे जो ये डाइपोल है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, तो वो किसके बराबर, QE वेक्टर प्लस माइनस QE वेक्टर, कुछ ऐसे आएगा। चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे Q भी सेम है, E भी सेम है, एक पॉजिटिव में है और एक यहाँ पे नेगेटिव में है। तो इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, और F नेट हमारे पास में कितना आया, 0 के बराबर F नेट आया। तो अगर किसी भी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता है दैट इज इक्वल टू 0, वो 0 होता है। लेकिन यहाँ पे एक कपल फोर्स लगता है, उस कपल फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क, और वो टॉर्क क्या है, वो 0 नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है, कपल फोर्स लग रहा है। तो अब हमें नेट टॉर्क यहाँ पे पता करना है। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला है हमारे पास में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। कई जगहों पे तुम्हें ये टॉर्क R क्रॉस F ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोग इसका फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। चलो ठीक है। अब फोर्स की बात की जाए तो जब भी हम फोर्स को देख रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे पास कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता करनी है। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे आप लिख लो O और यहाँ पे लिख लेते हैं हम R। दिस OR इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाली जो है दिस इज द बेस, ये बेस है, ये एंगल है यहाँ पे थीटा, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, 2a के बराबर। तो इफ आई राइट साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर किसके बराबर, OR के बराबर, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और H किसके बराबर, 2a के बराबर। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस OR मेरे पास कितनी आ गई, 2a साइन थीटा के बराबर मिल गई। तो बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पता कर लिया। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2a साइन थीटा, इसको हम लोग टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो हमने लिख लिया Q इनटू 2E। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लेते हैं 2a
साइन थीटा। ये जो भी हमें मिला है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करेंगे? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। q इंटू 2a हमारे पास होता है p इंटू ई साइन थीटा। तो ये जो टॉर्क आया, दिस टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया? पीई साइन थीटा के बराबर। अगर टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी पी क्रॉस ई, ये टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है तुम्हें? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा। अगर किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0, लेकिन उसका जो नेट टॉर्क है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। टॉर्क उस पर लगेगा, कपल फोर्स उस पर लगेगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्यूई के बराबर लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ 2a साइन थीटा आई, दोनों को रीअरेंज किया तो हमें टॉर्क कितना मिल गया? टॉर्क हमें मिल गया पी साइन थीटा। पी साइन थीटा मतलब अगर थीटा 90 डिग्री है उस वाले केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, थीटा 0 है तो उस वाले केस में जो भी डाइपोल है वो कैसा रहेगा? वो इधर इट विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब उस पे उस टाइम में मिनिमम टॉर्क लग रहा होगा। चलो, बात कर ली हमने इतनी। अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी हमने जब डाइपोल को रखा था तो किस में रखा था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था। अब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे क्या चीजें आती है। यूनिफॉर्म में सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो था उसकी स्ट्रेंथ सेम थी, लेकिन जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाएगी? वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे मैंने ये लिया तो इस वाले पॉइंट पे अगर हम डाइपोल को रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा हमारे पास में, ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर एरिया देखूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रहेगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे पास होते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, दूर होते हैं तो कम स्ट्रेंथ होती है। उसके बारे में भी मैं अभी अब बताऊंगी। अभी आगे आने वाले टॉपिक्स वही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अभी बस एक बार समझ लो कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहाँ दूर दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इसका मतलब यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक जगह ज़्यादा वैल्यू, एक जगह पे कम वैल्यू। अगर ऐसे वाले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल को रख दिया तो उस केस में क्या होगा? तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी डाइपोल को रखते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारे पास में डाइपोल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितना फोर्स रहेगा। अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है P के बराबर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये जो चैप्टर नंबर हमारा रहेगा, ठीक है, इनके बारे में एक बार अलग से बता दूंगी कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और। तो पोटेंशियल एनर्जी P हो गई। अगर मुझे फोर्स बताना है तो फोर्स कैसे आएगा? du अपॉन dx से हम फोर्स निकालते हैं। तो अगर u की जगह मैं P लिखती हूँ d अपॉन dx और यहाँ पे P इंटू ई, तो ये मेरे को फोर्स कितना मिलता है? P de अपॉन dx। तो दिस इज हाउ द फोर्स कैन बी फाइंड आउट व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली चीज को एक बार और समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि अभी जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, देन वेरिएशन कैसे हो रहा है डिस्टेंस के साथ में, वो चीजें नहीं देखी, तो इसको एक बार बाद में और कर लेंगे। अभी तुम ध्यान रखना कि इफ वी हैव केप्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें फोर्स कैसे लगेगा? उसमें फोर्स लगेगा P d बाई dx के बराबर। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देती हूँ अभी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ।
ताकि कुछ भी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं या फिर जो अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस जो रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड था लेकिन हम उसको ना देख नहीं पा रहे थे, हमें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहाँ पे कम है, किस पॉइंट पे इसका क्या डायरेक्शन है, मतलब वी वर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट, देख ही नहीं पा रहे हैं। तो जब किसी चीज को देख नहीं पा रहे हैं तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई। वो इमेजिनरी लाइंस क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, दे आर इमेजिनरी, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करते हैं तो व्हाट डू वी कॉल, हम कहते हैं these are the imaginary lines, these are the imaginary lines which are used to represent the real electric field। रियल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लाइंस का हम यूज करते हैं दोज आर नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर्स, हमें अलग अलग चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। जैसे हमारे पास में ये दिया हुआ है, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। जो अभी अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट क्या था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से है तो ये कैसा बनाएगा, इट विल मेक अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि ए पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बी पे भी सेम है, सी पे भी सेम है, डी पे भी सेम है, ई पॉइंट पे भी सेम है, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन अगर मैं इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, कुछ इस तरीके से बना देती हूँ, कुछ ऐसे, तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफी पास पास में है, लेकिन अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूर दूर है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी पास पास में है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। डेंसिटी हाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, डेंसिटी कम है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। जहां पास पास में है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, जहां दूर दूर है वहां पे डेंसिटी कम है, फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। एक बार इस वाले पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट में ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है अगर हमारे पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है और कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से। इससे बाहर जाती हुई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों को दिखाई देगी, तो इसका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी आउटसाइड, ऐसे बाहर की तरफ दिखाना होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने नेगेटिव चार्ज ले रखा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, अंदर की तरफ आती हुई। मतलब ये सिंगल चार्ज है तो कुछ ऐसे दिखाएंगे कि ये जो फील्ड लाइंस है वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। वहीं अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और इन्फिनिटी पे एंड हो रही है। तो सिंगल चार्ज होगा तो कुछ इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर एक हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज नेगेटिव है तो
तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएगी। तो दिस इज हाउ दे विल गो, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो स्टार्ट, they will start from the positive charge, they will end at the negative charge। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं लिखवा देती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आएगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी है दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, start from positive charge and at negative charge, negative charge। स्टार्ट होगी पॉजिटिव से, एंड कहाँ पे हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज पे। इसका मतलब ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not make a closed curve, ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बताया तुम लोगों को? क्योंकि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे तो वहां पे कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। तो जो नहीं बना रहा है उसको भी हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है कि ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाएगा। तीसरा पॉइंट लिखना है दीज आर कंटिन्यूअस लाइंस, दीज आर कंटिन्यूअस लाइंस। कंटिन्यूअस लाइंस का मतलब है बीच बीच में ब्रेक नहीं होती। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट करा फिर बीच में ब्रेक आ गया, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मतलब बीच में कहीं पे टूटी हुई नहीं रहती, ये ऐसे कंटिन्यूएशन में चलती है। तो दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस लाइंस। चौथा पॉइंट हम कहते हैं they never intersect each other, they never intersect each other, each other। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट, ये दो लाइंस है, एक इधर एक इधर, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर गई। अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब इस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दो टेंजेंट ड्रॉ होने का मतलब हो गया कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at the point of intersection, at the point of intersection there can be, at the point of intersection two tangents can be drawn, two tangents can be drawn which will give us two directions of electric field, which will give us two directions of electric field, and at one point two directions of electric field are not possible। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब ये तो चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट लिखते हैं हम लोग। पांचवा पॉइंट कहता है कि कोई भी फील्ड लाइन है, अगर हम किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हमें क्या देती है? टेंजेंट हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। तो आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन gives us the direction of electric field।
कहीं पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो फील्ड लाइन पे ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट हमें फील्ड लाइन का डायरेक्शन दे देगी। 6 पॉइंट कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज हाई means electric field intensity is high at that point is high। जिस जगह पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर जहां पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास में होती है, वहां पे अगर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के इस तरीके से पास पास में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी। क्लोजर द लाइंस मोर द फील्ड इंटेंसिटी, फर्दर द लाइंस लेस द फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके जो आप लोगों को ध्यान रहने चाहिए। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे जाएगी। दूसरा हम क्या कहते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जहां पे पास पास में है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां दूर है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो किसी भी फील्ड लाइन पे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन दे देगी। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये वाले तो हमने देख लिए। अगर कहीं पे आपको एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव ऐसे चार्ज मिल जाए तो फिर इनका फील्ड लाइंस का किस तरह का स्ट्रक्चर आता है। फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेगी तो ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे को दिखाई देगी, इस तरह। अगर हमने नेगेटिव नेगेटिव लिया है तो उस वाले केस में भी ये फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे को रिपेल करती हुई ही हमें दिखाई देती है। तो ये डायरेक्शंस के साथ में आप ये चारों पांचों डायग्राम ध्यान रख सकते हो, पॉजिटिव से कैसे नेगेटिव से कैसे। अगर हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दो अलग अलग हैं तो उस केस में कैसा आएगा। अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो दूसरा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो है वो फॉलो होता है 1/r²। ये जो हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये फील्ड लाइंस भी इस पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज एरिया वेक्टर। देखो अभी जब तक हम छोटी क्लासेस में थे तो हम बोलते थे कि एरिया का हम ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं देते थे। हमें बोला कि स्क्वायर का एरिया बताओ, रेक्टेंगल का एरिया बताओ, ट्रायंगल का एरिया बताओ, किसी भी चीज का एरिया बताओ, तो हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा और हमने उसका एरिया बता दिया। ट्राइंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट बोल दिया, ठीक है। बट हमने उस एरिया के डायरेक्शन की कभी बात नहीं करी। लेकिन अब जब हम क्लास 12th में आ गए हैं या फिर जब हम क्लास 11th में भी थे तो अब हम लोग एरिया को कैसा मानेंगे, नाउ वी विल कंसीडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब एरिया का मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज एरिया का डायरेक्शन भी होगा। तो हमें दोनों चीजों को यहाँ पे कंसीडर करना है। तो एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू द डायरेक्शन ऑफ एरिया। अब एरिया का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे होता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, या फिर जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड कह सकते हैं या आउटवर्ड नॉर्मल कह सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular outward of the surface के परपेंडिकुलर आउटवर्ड रहेगा। परपेंडिकुलर आउटवर्ड से हम कैसे समझ सकते हैं इसको, देखो तुम कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास में ये एक बुक है। अब ये बुक है तो इस बुक में ये इसका एरिया है। अब अगर मैं इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड बोलूं तो क्या ये इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो किसी भी एरिया का
परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा एरिया वेक्टर लिया जाएगा। अगर ये वाला एरिया मैं बात कर रही हूँ, दिस एरिया, तो इस एरिया का परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा, तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं ये पीछे वाली जो मेरी साइड में जो इसका एरिया है उसकी बात करूं, तो फिर जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है वो मेरी तरफ आएगा। इफ आई टॉक अबाउट द एरिया ऑफ दिस सरफेस, तो इस सरफेस का एरिया कैसे होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो ये ऐसे बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से आएगा, तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो कोई भी सरफेस ले लो, उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो आपको बाहर उस सरफेस से बाहर जाता हुआ वो हमेशा दिखाई देगा। तो हमें हमेशा इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना है। हम इसे एन कैप से भी कई जगहों पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो दिस विल ऑलवेज गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने से पहले या फिर गॉस थ्योरम को या गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हम लोगों को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहले जो अभी हमारा आगे आने वाला लेक्चर रहेगा उसमें हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क के लिए कैसा है, वायर के लिए कैसा है, किसी शीट के लिए कैसा है। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों को कवर करते हुए हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। और उसके बाद में जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ को फॉलो करेंगे या गॉस लॉ की बात करेंगे। क्लास को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगी, आईपीए इंस्टीट्यूट पे अभी 3 कोर्सेज चल रहे हैं। पहला है निर्माण बैच, दूसरा पराक्रम और तीसरा अभ्यास बैच। निर्माण बैच क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है, पराक्रम बैच क्लास 12 के लिए और अभ्यास बैच ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स में इंक्लूड होते हैं जो इन कोर्सेज के लिए एनरोलमेंट करवा रहे हैं, तो जो भी फीस आपको दी गई है उसका 50% ऑफ आप लोगों को अभी मिल सकता है। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। ये क्यूआर कोड आपको आईपीए इंस्टीट्यूट की ऐप पे डायरेक्ट करेगा, वहाँ जाके आप इजीली इन तीनों कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर आप आईपीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके भी इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।